यस, एक बार कंफर्म कर देना प्लीज। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, ऑडियो में कोई भी दिक्कत, कुछ भी, तो एक बार कंफर्म कर देना। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी। ओके, चलो भाई, अब अपने क्लास शुरू कर देते हैं। ओके, तो अपने आज से देखा जाए, हालांकि हमने एक पहले भी एक सेशन लगाया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, बट आज से अपना ऑफिशियली जी बिल्कुल। शालिनी जी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, क्लास अपने ने शुरू नहीं की है, अभी पूछ लीजिए एक डाउट क्या है, फिर अपने क्लास शुरू कर लेते हैं। बस एक सीपीसी का डाउट डिस्कस कर लें, फिर अपने क्लास शुरू कर लेते हैं। इंटरिम ऑर्डर एंड टेम्परेरी इंजंक्शन सेम है क्या? नहीं, टेम्परेरी इंजंक्शन इज वन ऑफ ए काइंड ऑफ इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर के अंदर कई चीजें आती हैं जो हमने आज नहीं, कल की क्लास में लिस्ट पढ़ी थी। पेमेंट फॉर कोर्ट, सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, कमीशन, ये सब इंटरिम ऑर्डर होते हैं। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट केस के दौरान इश्यू करती है और वो फिक्स नहीं होता है, दैट इज इंटरिम ऑर्डर। उसमें से एक काइंड है टेम्परेरी इंजंक्शन। ओके, टेम्परेरी इंजंक्शन का एक दूसरा नाम भले ही है इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम ऑर्डर नहीं, इंटरिम इंजंक्शन। ओके, चलो जी, चलो अब अपने क्लास शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट छोटा सा एक्ट है, इसके अंदर कुछ एक जगह पे केस लॉज है और बाकी कहीं पे भी केस लॉज की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पर अगर मैं इस एक्ट की लैंग्वेज की बात करूं, तो अगर हम डायरेक्ट से पढ़ने जाएंगे तो ये एक्ट हमको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। जनरली अगर हम इस एक्ट के जिस्ट के बारे में जनरली बात करें कि ये एक्ट बताना क्या चाहता है, जनरली इस एक्ट का पर्पस ये है कि ये कुछ एक बताना चाहता है कि भाई एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में क्या मतलब होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर एप्लीकेशन डालनी होती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। और अगर फाइनली अपने बात करें तो ये बोलना चाहता है कि इस एक्ट के अंदर जो डीवी एक्ट है उसके अंदर आपके पास क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, क्या काइंड्स ऑफ रिलीफ अवेलेबल है, ये सब बताता है। उसके अलावा भाई ये तो मेन बातें हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, मतलब अगर किसी भी वुमेन को एप्लीकेशन डालनी है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या रिलीफ वो ले सकती है। उसके अलावा कुछ एक छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे डीवी एक्ट के अंदर कुछ अथॉरिटीज हैं। एक अथॉरिटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक अथॉरिटी है सर्विस प्रोवाइडर्स, ये कुछ एक दो अथॉरिटीज हैं। ठीक है, एक है मजिस्ट्रेट, ये कौन होंगे, इनका क्या काम होगा, कुछ एक ये बातें हैं। ओके, ये लाइक हम बोल सकते हैं एक्ट के अंदर कुछ एक अथॉरिटी या पर्सन जिनके पास इस एक्ट में पावर है। आज का जो अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक ये है कि इस एक्ट के डेफिनेशन क्लोज को खत्म करना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है उसको खत्म करना, और अगर फिर भी हमारे पास टाइम बचा, लगा कि हाँ हम कर सकते हैं आगे की चीजें भी, तो फिर हम पढ़ेंगे जिस पे हम जाएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये कई बार पूछा गया है, मेंस में भी आया हुआ है ये, कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, इसके क्या पावर्स फंक्शंस होते हैं, इसकी क्या ड्यूटीज होती है, ये सब कुछ, ये इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे डीवी एक्ट के अंदर चलती है। ये एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन भी डाल सकता है या डाल सकती है, वैसे डाल सकती है बोलना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वुमेन होनी चाहिए। तो ये वो है जो एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन डाल सकती हैं, ये वो है जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाती हैं, ये वो है जो थ्रू आउट प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट को असिस्ट करती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर ऑर्डर करना चाहिए, ये सब। तो ये एक तरह से बहुत मेन पर्सन बोल दो या अथॉरिटी है अंडर द डीवी एक्ट। तो इसको अपने बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद बाकी छोटी मोटी चीजें हो जाएंगी। नहीं नहीं, आज आज में एक्ट पूरा नहीं होगा, एक्ट थोड़ा काफी लंबा है, ऐसी बात नहीं है। ऑल एंड ऑल 37 सेक्शंस हैं इसके अंदर,
आज में पूरा नहीं होगा, लगभग 3 से 4 लेक्चर हम इसको लेंगे पढ़ने के अंदर। आज में तो हम कोशिश करेंगे डेफिनेशन क्लोज, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, वो सब खत्म करने की। ओके, तो अब आते हैं इस एक्ट का कुछ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये साल जरूर याद रखना, क्योंकि कभी भी आप मेंस का आंसर लिखोगे तो वहां पर अगर आप लिखते हो डीवी एक्ट तो साल लिखना चाहिए। प्रोसीजर ये बोलता है साल लिखना चाहिए। हालांकि कुछ ही दिन पहले एक ऐसी आंसर मतलब एक स्टूडेंट था, वो उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। एक क्या कहते हैं उसको, चेक उनकी सॉरी मेंस की आंसर शीट मैंने देखी, तो उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ था। मेरे को आंसर नहीं याद उन्होंने कौन सा लिखा हुआ था, कोई माइनर लॉ का ही कोई आंसर था, और उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था जैसे फॉर एग्जांपल ये है डीवी एक्ट, और एग्जामिनर ने उसको अच्छे खासे नंबर भी दिए हुए थे आंसर के। बट अपने ये रिस्क मत लेना, ओके, ये रिस्क मत लेना। पूरा एक्ट का नाम लिखना विद ईयर, ओके। दैट्स इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 2005 में ये आया था। अब आते हैं इसके बारे में एक बेसिक सी बातें कर लेते हैं। इस एक्ट के अंदर ऑल एंड ऑल टोटल सेक्शन है 37, चैप्टर है 5। ये हमको प्री के पर्पज से ध्यान रखना है कि इस एक्ट के अंदर 37 सेक्शन है, 5 चैप्टर हैं। ये एक्ट जो है फोर्स में जो आया था, फोर्स में 2006 में आया था, 26 अक्टूबर 2006। ये अच्छे से याद करना, कई बार पूछा गया है कि डीवी एक्ट फोर्स में कब आया था, 26 अक्टूबर 2006। अब आते हैं इस एक्ट का जो इफेक्ट है वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये एक्ट ऐसे किसी काम या ऐसे किसी ऑफेंस को या इंसिडेंट को भी लग सकता है जो इंसिडेंट इस एक्ट के फोर्स आने से पहले था। फॉर एग्जांपल, एक्ट फोर्स में आता है 26 अक्टूबर 2006 को। 1 अक्टूबर 2006 को एक लेडी है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनका ऐसा कहना है। उन्होंने कंप्लेंट की है, उन्होंने कंप्लेंट की है अराउंड मान लो 30 अक्टूबर ले लो, चलो कंप्लेंट कब की, 30 अक्टूबर 2006। एक्ट कब हुआ, 1 अक्टूबर 2006। तो ये एक्ट जो है इस इंसिडेंट को भी लगेगा। जो भी मान लो इन्होंने जो कंप्लेंट की, जो एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट जो बनाया, ये एप्लीकेंट हुए, रिस्पोंडेंट जो बनाया वो रिस्पोंडेंट है बी। वो रिस्पोंडेंट कहता है कि सर ये मेरा तो जो एक्ट है, ठीक है आज डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है, पर जिस समय मैंने ये एक्ट किया था उस समय तो ये कानून फोर्स में ही नहीं था। तो कोर्ट कहेगा नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कैसे पता लगा, इस एक्ट की लैंग्वेज से। हम बार बार इस एक्ट के अंदर ये बात पढ़ेंगे कि भाई एग्रीव्ड पर्सन वो होता है जो पर्सन ये एलेज करता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और डोमेस्टिक वायलेंस चाहे उसके साथ अभी हुआ हो चाहे कभी पहले हुआ हो। हम बार बार ऐसी बात पढ़ेंगे, हम डेफिनेशंस में कई बार ऐसी बातें पढ़ेंगे, तो उससे हम बोल सकते हैं कि इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये इसका एक ऐसा एग्जाम्पल है। इसके ऊपर जो एक लीडिंग केस लॉ है जिसमें हम ये कह सकते हैं इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, वो है सविता भनोत वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल भनोत। ये हस्बैंड वाइफ का केस है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ होगा वो एक्ट के फोर्स में आने से पहले हुआ था, और जो कंप्लेंट हुई है वो एक्ट के फोर्स में आने के बाद। तो ये कुछ एक बेसिक सी बात है जो हमको इस एक्ट में पता होनी चाहिए। इसके 37 सेक्शन है, 5 चैप्टर हैं, फोर्स में आया 26 अक्टूबर को, और इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरीके का। और हाँ, एक और ये भी लिख ही लो, चलो, होल ऑफ इंडिया। अब ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया को लगता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद अब ये एक्ट पूरे इंडिया को लगता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को नहीं लगता है। ये कुछ एक इसकी बेसिक प्री की बातें हैं जो हमसे पूछ सकता है कि भाई
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव है। कब फोर्स में आया ये पूछ सकता है। डीवी एक्ट जो है पूरे इंडिया को लगता है या फिर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K लगता है, होल ऑफ इंडिया को लगता है। ओके, ये कुछ बेसिक सी बात है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर। अब हम आते हैं आगे, जो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज में हम जो जो वर्ड पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे जो एक्चुअली में यहाँ डिफाइन किए गए हैं। कोई भी ऐसा वर्ड लाइक जैसे फॉर एग्जांपल लें कि भाई कंपेंसेशन ऑर्डर क्या है, कहता जी कंपेंसेशन ऑर्डर वो है जो सेक्शन 22 में बताया गया है इस एक्ट के। अब उसको तो अपने यहाँ क्या डेफिनेशन लिखे, तो अपने डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर सिर्फ वो सब वर्ड्स की डेफिनेशन लेंगे जो हमारे हमको एक्सप्लेन करनी है या जो हमको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। पर जो हम एक्सप्लेन करने वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे वो तो चलो मेंस में आ सकती है, प्री में भी आ सकती है, पर हमको इसके डेफिनेशन क्लोज का एक एक डेफिनेशन पढ़ना है, क्योंकि प्री में वो पूछ सकता है कि भाई कंपेंसेशन ऑर्डर कौन से सेक्शन में बताया गया है, भाई कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2A 2B 2C 2D, हमको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड जो यहाँ पे हालांकि इन डिटेल डिफाइंड नहीं है, पर हमको पता होना चाहिए कि वो कौन से सेक्शन के किस क्लोज में है, ताकि अगर वो प्री में हमसे पूछता है तो हमको याद करना है। ऑल एंड ऑल हमको डेफिनेशन क्लोज प्री के हिसाब से एक एक चीज याद करनी है। ओके, तो चलो अब अपने आते हैं हमारे डेफिनेशन क्लोज के ऊपर। डेफिनेशन क्लोज जो हमारा है, यहां से लिख देते हैं डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बताया गया है सबसे पहला वर्ड विच इज सेक्शन 2A, जिसको हम बोल सकते हैं एग्रीव्ड पर्सन। एक चीज यहां याद रखना, एग्रीव्ड पर्सन है। हमको कभी भी मान लो हमसे अगर मेंस का पेपर हमारे आता है और हम वहां पे लिख रहे हैं, हमसे वो पूछता है कि भाई प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन बताओ, या एप्लीकेशन कौन कौन पर्सन डाल सकते हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे भाई ये लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उसके अंदर एग्रीव्ड वुमेन वर्ड मत यूज करना, क्योंकि डीवी एक्ट ने ये बात क्लियर कर रखी है कि हमारे लिए एग्रीव्ड वुमेन जैसा कुछ नहीं है। हम चाहे डीवी एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन वुमेन ही होती है और कोई नहीं हो सकता है, पर फिर भी ये बोलता है कि हम उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन, तो हमको भी एग्रीव्ड पर्सन ही वर्ड यूज करना है डीवी एक्ट के अंदर वुमेन के लिए। तो अब आते हैं एग्रीव्ड पर्सन होता क्या है। एग्रीव्ड पर्सन का सिंपल सा मतलब है भाई जिसका नुकसान हुआ है, जो रिलीफ क्लेम करता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। सिंपल सी बात, एग्रीव्ड पर्सन का ये मतलब होता है कि जिसका कोई नुकसान हुआ है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एग्रीव्ड पर्सन का क्या मतलब होगा, एग्रीव्ड पर्सन का ये मतलब होगा भाई डोमेस्टिक वायलेंस है किस चीज का, वुमेन के खिलाफ। एक्ट का पूरा नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो यहां पर ये एक्ट किसके लिए बात करता है, वुमेन के लिए। यहां पर ये एक्ट कहना क्या चाहता है कि भाई अगर किसी वुमेन का नुकसान होता है तो एग्रीड पर्सन कौन होगा, वो वुमेन जो ये कह रही है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो एग्रीड पर्सन कौन हुआ, वो वुमेन जो ये कह रही है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। पर अब आती है तीसरी बात जो हमको और पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी वुमेन को एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आना है तो उसको ये भी सेटिस्फाई करना होगा कि वो रिस्पोंडेंट के साथ, रिस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ वो क्लेम मांग रही है, उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या फिर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट थी। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हर रिलेशन को नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एक आदमी है, उसके घर पे मेड आती है, उसने मेड के थप्पड़ मारा, दैट इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस। वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। वो भी वुमेन है, वो भी ये कह रही है कि मुझे मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है, मेरे दर्द हुआ है, मेरे को इंजरी हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस भी तो यही कहता है कि अगर कोई एक आदमी किसी वुमेन को ऐसा कुछ करता है जिससे उसको इंजरी हो, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो भी तो ये कह रही है कि मैं वुमेन हूं, मेरे को इंजरी पहुंचाई है, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा नहीं जी। आप वुमेन हो, आपको इंजरी पहुंचाई है, पर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं थे।
अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो तब तो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अदरवाइज जो भी आईपीसी की धारा बनती है, कोई और कानून लगता है, वो लगेगा। तो एग्रीव्ड पर्सन या फिर डीवी एक्ट लगने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला, वुमेन। दूसरा, वुमेन वो होनी चाहिए जो एलेज करे कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एंड तीसरा ये है कि जो वुमेन है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है विद रिस्पोंडेंट। अब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप चाहे तो एट टाइम ऑफ कंप्लेंट हो, चाहे एट टाइम ऑफ इंसिडेंट हो। भाई जिस समय इंसिडेंट हुआ उस टाइम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे, बाद में नहीं थे। या ये हो, चाहे ऐसा हो कि जिस समय कंप्लेंट हुई उस समय भी ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे, कुछ भी हो चाहे। तो सिंपल सी बात क्या है कि एग्रीव्ड पर्सन होने के लिए ये 3 चीजें होनी चाहिए, या फिर अगर मैं ये भी बोलूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक्ट वुमेन के साथ होना चाहिए, वुमेन ये बोले कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है, और तीसरी बात, वो जो वुमेन है या फिर मैं ये बोल दूं कि वो जो एप्लीकेंट है वो रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर सिंपल सा बोलूं, हालांकि हम इसके बारे में बाद में भी इन डिटेल भी बात करेंगे। डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर सिंपल सा बोले तो हम ये बोल सकते हैं, दो लोगों का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन होना चाहिए मैरिज का, एडॉप्शन का, फैमिली मेंबर का, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी होना चाहिए। तो रिलेशनशिप मान लो मेड का है, कीप का है, उसके अलावा वन नाइट स्टैंड जैसा ऐसा कुछ है, जहां पे इमोशनल कुछ भी अटैचमेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, उसको आप डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं ला सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल एक, मान लो बॉस एंड एम्प्लॉय की बात कर लूं भाई, कोई एक कंपनी है जिसके अंदर जो मैनेजर है उसने मैनेजर के सबॉर्डिनेट जो एम्प्लॉय काम करती थी उसके उसने थप्पड़ मार दिया, दैट इज नॉट ए डोमेस्टिक वायलेंस। वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। क्यों? उनका रिलेशन जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। तो ये 3 चीज होनी चाहिए। अब अगर तो वो ऐसे पूछे जो डायरेक्ट बनता है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन है, डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से एग्रीव्ड पर्सन होने के लिए 3 चीजें चाहिए। वुमेन, वुमेन ये बोले कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, हुआ है, और वुमेन जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए विद द रिस्पोंडेंट। अगर ये 3 चीजें हैं तब हम उस वुमेन को बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन। और अगर हम इनडायरेक्टली बोले कि ये एक्ट लगने के लिए क्या चीज जरूरी है, ये एक्ट लगने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप जरूर हो। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो ये एक्ट नहीं लग सकता। ये एक बात है, दिस इज एग्रीव्ड पर्सन। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, प्री में आपके इसका क्लोज पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, यही डिफाइन कर दो। कोई भी डाउट, फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा केस लॉ है, उस पर बात कर लेते हैं अपने। ओके, अब आते हैं, देखो हम इस एक्ट में ना आगे जाके एक बात पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ केस हो सकता है, जरूरी नहीं है वो मेल ही हो, जरूरी नहीं है। भाई नॉर्मली तो अपने ऐसा ही सोचते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा तभी डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्रीव्ड पर्सन फीमेल होनी चाहिए ये जरूरी है, पर रिस्पोंडेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ ये बोलती है कि डॉटर इन लॉ ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, यहां ये एक्ट लग सकता है, यहां ये एक्ट लग सकता है। ये बात हम रिस्पोंडेंट वाले टाइम पे पढ़ेंगे कि भाई रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बस एग्रीव्ड पर्सन वुमेन होनी चाहिए। तो मदर इन लॉ वुमेन है,
वो ये कह रही है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में भी है। कैसे है? क्योंकि वहां पे जो उनका एक जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कहाँ से बना है कि वो जो लेडी है वो उसके बच्चे के साथ उसकी शादी हुई हुई है, तो रिलेशनशिप उससे कनेक्टेड है। रिलेशनशिप इज कनेक्टेड बाय वे ऑफ मैरिज। ओके, या फिर सेम फैमिली मेंबर बोल दो। ओके, शादी हो गई तो एक तरह से एक ही फैमिली के मेंबर हो गए, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर एग्रीड पर्सन फीमेल है, पर जो रिस्पोंडेंट है वो फीमेल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट मान लो फॉर एग्जांपल डॉटर इन लॉ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी हो सकता है रिस्पोंडेंट, फीमेल भी हो सकता है। रिस्पोंडेंट अगर सन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सन इन लॉ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकता है रिस्पोंडेंट। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक केस लॉ है विच इज डेनिसन, इंग्लिश इंग्लिश केस लॉ है ये, पोल राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये बोला गया था कि भाई जो ये आप बात बोलते हो कि एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ फीमेल या सिर्फ वुमेन हो सकती है, क्या ये बात गलत नहीं है? कि मतलब आपका ये कहना है कि इन मतलब मेल पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है। तो वहां पर कोर्ट ने बोला कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मेल पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या क्रुएल्टी हो नहीं सकती है। ये जो एक्ट है, ये एक्ट सिर्फ वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए पास किया जा रहा है। तो वहां पर बोला सर ये तो फिर गलत बात है, आप एक एक्ट के अंदर स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, आप तो आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहे हो जो बोलता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, आप तो एक को प्रिविलेज दे रहे हो। तो वहां बोला गया देखिए, आर्टिकल 14 भले इक्वालिटी की बात करता है, और उसी का जस्ट अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो पार्लियामेंट को यह भी पावर देता है कि पार्लियामेंट स्पेशल लॉज बना सकती है फॉर वुमेन। और यहां पर आर्टिकल पार्लियामेंट ने वो पावर यूज करके आर्टिकल 15 के हिसाब से एक ऐसा कानून बनाया है जिस कानून में वुमेन को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। वहां पर वो किसी भी तरह से मेल को कुछ भी मना नहीं कर रहे हैं, बस वुमेन को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। तो इसके अंदर ये केस लो दो चीजों पे बात करता है। एक, कि एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ फीमेल होगा, कहां बोला गया है? डेनिसन पोल राज के अंदर, ओनली फीमेल एग्रीव्ड पर्सन। ये जो एक्ट है ये वायलेटिव नहीं है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 15 के हिसाब से ये वैलिड है, वैलिड है। ये एक केस लो दो बातें करता है कि द एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी इसमें बोला गया है। एग्रीव्ड पर्सन के अंदर सिर्फ फीमेल होगी, ये भी इसी एक्ट के अंदर बोला गया है। मतलब कि अगर मेल पर्सन ये बोलता है कि सर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो इस एक्ट में नहीं आ सकता एज एन एग्रीव्ड पर्सन। कोई भी डाउट किसी भी तरह से इस बात को लेकर? ओके, चलो जी, ठीक है। यस नंदनी, आप कुछ कह रहे हैं? यस नंदनी, कुछ कह रहे हैं आप? ओके, कोई नहीं। अब हम आते हैं अपने कुछ आगे के वर्ड पे, जो डेफिनेशन क्लोज के कुछ एक छोटे छोटे से वर्ड है जिनको भी अपने देख ही लेते हैं। ए हो चुका है। जी बोलिए, क्या कंफ्यूजन हो रही है? बताइए क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको? केस लो लाइक? यस देवांशी, क्या हो रहा है? केस लो को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
हाँ, केस लॉ भी रिपीट कर देते हैं ये लोग। इसी का एग्रीव्ड पर्सन का ही करना है ना, एग्रीव्ड पर्सन। डेनिसन पॉल राज का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दो बातें बोली गई हैं। एक बात क्या बोली गई कि भाई जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सिर्फ फीमेल होगी, ओनली फीमेल। मेल पर्सन अगर आता है डीवी एक्ट के अंदर, भाई मान लो मैं जाता हूं कि सर मेरी वाइफ ने मुझे मारा, मैं डीवी एक्ट के अंदर जाना चाहता हूं, सॉरी डीवी एक्ट मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगा। आईपीसी है, कोई और कानून है, अलग मैटर है, पर डीवी एक्ट में सिर्फ ही सिर्फ फीमेल आ सकती है फॉर दी प्रोटेक्शन। एक बात। अब यहां पर बात आई कि भाई सिर्फ फीमेल आ सकती है, तो ये तो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। फिर आर्टिकल 14 जो बोलता है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, हर किसी को एक साथ एक नजर से देखो, हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट दो, आर्टिकल 14 ये बोलता है। तो इसी केस के अंदर ये भी बोला गया कि भाई फिर तो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो कोर्ट ने कहा कि ये खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 14 इक्वेलिटी की बात करता है। तो आर्टिकल 15 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है फॉर वुमेन। हालांकि फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन दो बात करता है, पर अपने अभी इतना करते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है कि वुमेन को स्पेशल प्रिविलेज मिल सकता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए कानून बन सकता है। तो यहां पर अगर कोई कानून बनता है स्पेशली फॉर वुमेन, डीवी एक्ट क्या है, पूरा नाम अगर लिखा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यही तो इसका पूरा नाम है। तो कानून ने कहा कि अगर इसका पूरा नाम पढ़ा जाए तो ये स्पेशली फॉर वुमेन है, आर्टिकल 15 पावर देता है। सो इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ये आर्टिकल 15 के हिसाब से इट इज वैलिड, इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस केस लॉ में बात बोली गई। दिस इज द केस लॉ ऑफ डेनिसन पॉलराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब कोई डाउट? ठीक है, अब अपने आते हैं अपने अगले में। चाइल्ड, ये हम इसलिए यहां पर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्री में पूछा गया है एक बार। चाइल्ड का वैसे तो मतलब होता है पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब हमारे ये बात आती है भाई चाइल्ड का यहाँ पे क्या लेना देना, मामला चल रहा है वुमेन का, मतलब जनरली तो डीवी एक्ट में मामला हस्बैंड वाइफ का चलेगा, तो बच्चे का यहाँ से कहाँ लेना देना हो गया? बच्चे का लेना देना है जब हम पढ़ेंगे कि इस एक्ट के अंदर काइंड्स ऑफ रिलीफ कौन कौन सी ली जा सकती है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मतलब एग्रीव्ड पर्सन जो लेडी है वो एप्लीकेशन डाल सकती है कि सर मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दी जाए। वो ये भी एप्लीकेशन डाल सकती है कि सर मुझे मेरा खर्चा और मेरे बच्चे का खर्चा भरने का पैसा दिया जाए, वो हस्बैंड से दिलवाया जाए, दैट इज कंपेंसेशन ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ एक चीज है, मॉनेटरी रिलीफ ये कुछ एक है। तो वहां पर हम वहां वर्ड पढ़ते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड के बारे में हमको पता होना चाहिए। चाइल्ड मतलब वो पर्सन जो 18 साल से कम है, उसकी यहाँ बात हो रही है। और उसके साथ एक और बात है जो हमको प्री में ध्यान रखनी है, और पूछा जाता है कि यहां पर चाइल्ड के अंदर एडॉप्टेड चाइल्ड भी आता है, फोस्टर चाइल्ड भी आता है, और इवन एडॉप्टेड चाइल्ड हो गया, योर दिस फोस्टर चाइल्ड हो गया, स्टेप चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड भी आता है। ठीक है, एडॉप्टेड मतलब जो गोद लिया है, फोस्टर जेजे एक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि वो जो आपकी केयर में आता है फोस्टर चाइल्ड। एंड स्टेप चाइल्ड इज लाइक कि भाई आपके किसी जैसे कोई लेडी है, लेडी दो पर्सन है हस्बैंड वाइफ, उन हस्बैंड वाइफ का वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा लाइक वाइफ का किसी जो वाइफ का मान लो पहले कोई हस्बैंड था उससे है, दैट इज स्टेप चाइल्ड। ओके, तो एडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये क्यों इंक्लूड किया गया? यहां पर ये कहता है कि भाई बच्चे के लिए अगर वो कस्टडी के लिए केस फाइल करती है तो वो अपने बायोलॉजिकल बच्चे की कस्टडी के लिए भी केस फाइल कर सकती है, वो एडॉप्टेड बच्चे के लिए, फोस्टर बच्चे के लिए, स्टेप बच्चे के लिए, उसके लिए भी डाल सकती है। अगर वो
मेंटेनेंस मांगती है, मेंटेनेंस या बोल दो कंपेंसेशन मांगती है कि मेरा खर्चा, मेरे बच्चे का खर्चा दिया जाए मुझे, तो वहां पर वो अपने बायोलॉजिकल बच्चे के लिए भी डाल सकती है। बायोलॉजिकल मतलब ए और बी में केस चलता है, या मान लो शी और ही में केस चलता है। शी मांग रही है कि सर मुझे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए। मॉनेटरी रिलीफ किस लिए? मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए सर मुझे मेरी मेंटेनेंस के लिए। अब यहां पर जनरली तो हम क्या बोलेंगे कि भैया खुद के लिए क्लेम मांग ले, दोनों के बीच में अगर रिलेशन से कोई बच्चा हुआ है उसके लिए क्लेम मांग ले, मतलब कि या तो शी खुद के लिए या फिर बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए। पर डीवी एक्ट कहता है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं। डीवी एक्ट क्या कहता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इस लेडी का कोई एडॉप्टेड चाइल्ड भी है, अगर इस लेडी का कोई फोस्टर चाइल्ड भी है, और अगर इस लेडी के पास कोई स्टेप चाइल्ड भी है, वो इसके लिए भी मेंटेनेंस मांग सकती है। इसीलिए चाइल्ड वर्ड के अंदर क्लियर किया गया कि भैया चाइल्ड का मतलब ये तो होता ही है पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। पर अगर पर ये भी ध्यान रखना कि इस एक्ट के अंदर अगर लेडी बच्चे से रिलेटेड कोई भी रिलीफ ले सकती है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो उन दोनों के बीच का ही बायोलॉजिकल चाइल्ड हो। नहीं, लेडी अपने अडॉप्टेड चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड के लिए भी जो भी रिलीफ बनते हैं वो सब क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस वगैरह सब क्लेम कर सकती है अंडर डीवी एक्ट। तो यहां बोला गया है कि द टर्म चाइल्ड इंक्लूड्स बायोलॉजिकल चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, ये है कहना चाहता है। तो ये हमारे प्री में पूछा जाता है कि जो चाइल्ड वर्ड है डीवी एक्ट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आता है। बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड, स्टेप, फोस्टर, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अगर कोई बच्चा किसी वुमेन के साथ डीवी करता है, जेजे एक्ट लगेगा जी, जेजे एक्ट लगेगा। सिंपल सी कहानी है जेजे एक्ट के अंदर, जो सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा कोई भी क्राइम करता है वो हमेशा जेजे एक्ट के अंदर ही डील किया जाएगा। ओके, ये हमारे प्री में पूछा गया है एक बार, तो इसको अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट फिर अपने आगे चलते हैं। हमने एग्रीव्ड पर्सन पढ़ लिया है, हमने चाइल्ड पढ़ लिया है। ओके, ठीक है, अब अपने आते हैं। अब कुछ एक क्या हो गया, ये चाइल्ड हमने पढ़ लिया, कंपेंसेशन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, and then we have is domestic incident report, domestic incident रिपोर्ट। देखो ये तो यहाँ डिफाइन नहीं है, इनके ऊपर तो आप सीधा इतना लिख लो 2C 2D, बस इतना बोला है वो ऑर्डर जो सेक्शन 22 में होता है, वो ऑर्डर जो सेक्शन 21 में होता है, इतना बोला और कुछ नहीं है। तो ये अपने जब हमारा काइंड ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे, काइंड ऑफ रिलीफ पढ़ेंगे, उसमें हम ये डील कर लेंगे। अब हम आते हैं इस पे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट 2E, ये है क्या? जैसे ही कंप्लेंट होती है, एक छोटा सा प्रोसीजर अपने डील कर लेते हैं डीवी का। जैसे ही कंप्लेंट आएगी तो उसके बाद हमने एक थोड़ी देर पहले अथॉरिटी का नाम लिया था, प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ना, ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट इज लाइक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, वाइफ से रिलेटेड जो भी उसकी वाइफ की क्या बिहेवियर है, उसका कैसा कंडक्ट है, हस्बैंड, मान लो हस्बैंड वाइफ का मामला है तो हस्बैंड है उसका कैसा कंडक्ट है, तो वो एक पूरी रिपोर्ट बना के देता है किसको? मैजिस्ट्रेट को। क्यों? ताकि मैजिस्ट्रेट, हमने पिछली क्लास में एक बात बोली थी कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है, या डोमेस्टिक वायलेंस किसी ने किया है या नहीं किया है, वो सिर्फ एक छोटे पार्ट ऑफ इंसिडेंट से नहीं निकलता कि भाई वाइफ चली गई, सर इसने मेरे को मारा, और कोर्ट बोलेगी तूने मारा, वो कहेगा हाँ सर मारा, तो वाइफ बोलेगी देखो सर इस पे डोमेस्टिक वायलेंस लगाओ। नहीं, क्या फैक्ट रहे, क्या केस के सरकमस्टेंस रहे, इनका आपस में कैसा बिहेवियर है, इसने अगर हस्बैंड ने वाइफ को मारा है तो ऐसा क्या हुआ जो उसने मारा। अगर उसके अंदर ये बात निकलती है कि वाइफ ने उसको प्रोवोक किया, वाइफ ने ऐसी कुछ बातें बोली, तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं लगेगा।
दैट इज नॉट अ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसीलिए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जो रिपोर्ट पूरे केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस बताती है, इनके आपस में रिलेशनशिप, जो भी इंसिडेंट हुआ उससे पहले क्या फैक्ट रहे, उसके बाद क्या फैक्ट रहे, सब कुछ, ताकि मजिस्ट्रेट ये देख सके कि एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट ये देख सके कि इस केस के अंदर कौन सा ऑर्डर करना चाहिए। दैट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट prepared by protection officer after receipt of complaint। जब कंप्लेंट हो जाती है उसके बाद, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये है आपका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। मेंस में नहीं आएगा पर ये प्री में आ सकता है। इसका सेक्शन नंबर जो है ये ध्यान रख लेना। मैंने फिर भी इसलिए इतना अपने ने इसलिए बात कर ली ताकि हम कोई चीज पढ़े, पता होता है क्या है तो याद रखने में इजी रहता है। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। फिर अपने आते हैं आगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रिलेशनशिप। प्री में आ सकता है, मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, ये लिखो। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप जरूर हमको बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि इस पूरे एक्ट के अंदर से बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप पूछा जाए। तो अब हम आते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप सेक्शन 2F। एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है? एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इन दो पर्सन को हम कब बोलेंगे कि ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है? ऐसा हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम ये बात पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हमको डीवी एक्ट लगाना है तो ये चीज इस्टेब्लिश करनी जरूरी है कि दोनों लोग, इन दोनों में से कोई एक एग्रीव्ड पर्सन होगा, कोई एक रेस्पोंडेंट होगा, कि ये दोनों लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट थे। तो हमको पता होना चाहिए कि कब हम बोल सकते हैं कि दो लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं। तो दो लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, ये हम कब बोल सकते हैं? अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। क्या क्या कंडीशन? एक कंडीशन जो बोथ पर्सन्स रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब एक ही घर में रहते हैं, सिंपल सी बात बोलें तो शेयर्ड हाउस होल्ड। दूसरी बात, बोथ पर्सन्स आर रिलेटेड बाय मैरिज, एडॉप्शन, और मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सेम फैमिली मेंबर, सेम फैमिली मेंबर, या फिर एनी रिलेशन इन नेचर ऑफ मैरिज, इन नेचर ऑफ मैरिज। इस चीज पे ध्यान देना, ये हमारे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बनेगी। अब ये कहना क्या चाहता है? ये कहता है दो लोगों को हम तब कह सकते हैं कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है अगर वो लोग एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब दोनों लोग एक ही शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, और दूसरी बात, दोनों लोग जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और कनेक्शन होने का रिलेशन क्या होना चाहिए भैया? तो शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ, या फिर एक ही फैमिली के मेंबर है। हाँ जी, ओ सॉरी, अभी वो भी लिखना भूल गया ना, अभी उस पर भी आते हैं, कंसेंग्युइनिटी, इस पे भी आता हूं, अभी ये लिखना रह गया था, सॉरी। दोनों लोग एक दूसरे से शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ एक, दोनों लोग एक ही फैमिली के मेंबर है। एक ही फैमिली के मेंबर मतलब चाहे तो ब्रदर सिस्टर बोल दो, और उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रदर सिस्टर में अगर लड़ाई होती है उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस लग सकता है। क्यों? क्योंकि भैया सेम फैमिली मेंबर है। ठीक है। एडॉप्शन
कि जरूरी नहीं है ब्रदर सिस्टर हो गया, दिस मदर डॉटर हो गया, बस बस एग्रीव्ड पर्सन जो है वो फीमेल होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ब्रदर सिस्टर, दिस मदर डॉटर बोल दो चाहे, या फिर सन मदर बोल दो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। एडॉप्शन, भाई एडॉप्शन का मतलब है जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल बच्चा ही हो, लड़के ने माँ को मारा और इनमें कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं, एडॉप्टेड चाइल्ड है, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंजेंग्विनिटी। कंजेंग्विनिटी वर्ड हम यूज करते हैं कि भाई उस एक तो होता है सेम फैमिली मेंबर इज लाइक, जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में भाई होगा, घर वाले होंगे सारे, तो आप एक क्लोज एसोसिएट हो, मतलब आपस की जो आपकी जो जनरेशन है वो फर्स्ट ब्लड जनरेशन होगी। ठीक है भाई, माँ बाप, भाई बहन, बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड। एक क्या होता है, लाइक जॉइंट फैमिली है, मान लो 5-7 जनरेशन से चल रही है, अगर ऐसा भी कोई सीन है, अब उसमें क्या है भाई, आपस में सेम फैमिली मेंबर तो नहीं बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इनके जो दादा हैं वो सेम है, ऐसा कुछ है। अगर अगर ये भी है ना कि भाई दो लोग हैं, दो लोगों में ये है कि एक का जो दादा है और इधर जो इसके दादा हैं, ये आपस में भाई थे, ऐसा कुछ, या फिर जो इसके दादा है वो इनके भी कोई रिश्तेदार है, कोई एंसिस्टर है, कोई नाना है, ऐसा कुछ है, तो दैट इज रिलेशनशिप ऑफ कंsanguinity, कि भाई ये लोग अपने एंसिस्टर्स के थ्रू कनेक्टेड है, इनके एंसिस्टर्स या तो सेम फैमिली मेंबर थे या फिर इनके जो एंसिस्टर्स हैं वो सेम है, तब हम बोल देते हैं रिलेशनशिप ऑफ कंsanguinity। कंsanguinity वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि जब किसी दो लोगों के सेम एंसिस्टर्स होते हैं। ओके, दैट इज कंsanguinity। तो सिंपल सी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, दो लोग एक ही घर में रह रहे हैं और वो दोनों लोग या तो शादी से कनेक्टेड है, या फिर सेम फैमिली मेंबर है, या फिर एडॉप्शन के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर कॉमन एंसिस्टर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। ये तो इन्होंने बोल दिया। उसके बाद इन्होंने एक लाइन छोड़ दी कि अगर वो लोग कनेक्टेड है, कोई भी ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन को हम नेचर ऑफ मैरिज बोल सकते हैं। अब ये क्या चीज थी, इसी लाइन की वजह से जो फाउंडेशन डाली गई कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लग सकता है, यहां से मामला आया कि लिव इन रिलेशन को डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा या नहीं, यहां से लगा। डी पेलुस्वामी का केस है, ठीक है, जिसके अंदर ये बात उठी। उन्होंने बोला कि भाई यहां देखो क्या बोला है, दो लोग एक घर में रह रहे हैं और शादीशुदा भले ही नहीं है, पर उनका रिश्ता ऐसा लग रहा है कि शादीशुदा जैसा है। लिव इन का रिश्ता ऐसा ही होता है कि शादीशुदा जैसा है। बस उसके अंदर कोर्ट ने जब उस लिव इन को इंटरप्रेट किया तो कोर्ट ने बोला कि भैया लिव इन होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट वाला लिव इन होना चाहिए, कीप वन नाइट स्टैंड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन दोनों का आपस में बिहेवियर, उन दोनों का आपस में कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सबको ऐसा लगे कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को लाइक ट्रीट बोल दो, या एक साथ ऐसा रहना। तो ये भी अगर है तब भी हम बोलेंगे कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। तो अगर हमसे वो ये पूछता है कि अगर दो लोग हैं वो एक साथ लिव इन में रह रहे हैं, क्या डोमेस्टिक वायलेंस लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। डी पेलुस्वामी ने यह कहा है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप हम कब बोलते हैं, अगर दोनों लोग एक घर में रह रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय एनी रिलेशन विच इज इन नेचर ऑफ मैरिज। लिव इन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो नेचर ऑफ मैरिज में होता है, बस उसके अंदर कुछ एक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि लिव इन ऐसा होना चाहिए कि उनका कंडक्ट एक दूसरे के प्रति ये होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दुनिया को लगे, वो लोग लीगल एज ऑफ मैरिज में होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि 18-16 साल के दो लोग लिव इन रह रहे हैं, उनको नहीं लग सकता। फिर तीसरा तीसरा यह है कि इनका रिलेशनशिप किसी भी तरह से फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, लाइक कीप वन नाइट स्टैंड ऐसा नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट का रिलेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तब हम बोल देते हैं कि दैट द रिलेशनशिप इज इन नेचर ऑफ मैरिज, जिसको हम लिव इन भी बोल सकते हैं, और वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। ओके, कंsanguinity का मतलब समझ आ गया दिनेश जी, कोई डाउट उसके अंदर? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई भी डाउट? डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, दो लोग अगर एक घर में रहते हैं और दोनों लोग रिलेटेड है एक दूसरे से, आइदर बाय मैरिज, अडॉप्शन, सेम फैमिली मेंबर, दिस कंsanguinity का रिलेशन, या फिर एनी रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज।
ओके, तो इसके अंदर हमारा जो केस आता है विच इज डी पेलुस्वामी का जो केस आता है वो लिखते हैं अपने। डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो इतना ही है, यहां से अपना एक केस लॉ आ जाता है। यहां से अपना केस लॉ आ जाता है विच इज डी पेलुस्वामी वर्सेस पश्चिमल, जो ये बात बोलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी डीवी एक्ट अप्लाई हो सकता है। डीवी एक्ट अप्लाई हो सकता है, ये पिछली बार आरजेएस के मेंस में आया था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को डीवी एक्ट अप्लाई हो सकता है, अगर होगा तो क्या कंडीशंस है। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस ये केस लॉ लिखना था कि डीवी एक्ट अप्लाई हो सकता है इनटू द लिव इन रिलेशनशिप। बस ये कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, लीगल एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए दोनों लोगों की, उनका कंडक्ट ऐसा आना चाहिए कि दोनों लोग टू द वर्ल्ड वो हस्बैंड वाइफ लगे। तीसरा, किसी भी तरह का वन नाइट स्टैंड या फिर कीप का रिलेशन नहीं होना चाहिए, या दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो लिव इन रिलेशन है, और उस लिव इन रिलेशन को हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, नॉट मैरिज बट इन नेचर ऑफ मैरिज, और वहां पर हम डीवी एक्ट लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, डी पेलुस्वामी। ओके, कुछ भी डाउट इसके अंदर? दिस इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप। यस, कोई भी डाउट? फिर अपने आगे चले। ठीक है, अब अपने आते हैं हमारा अगला वर्ड। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बाद ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिलेशनशिप, फिर डाउरी, और ये सब वर्ड है जो कुछ खास डिफाइंड नहीं है। फिर आता है हमारा जो अगला डेफिनेशन वर्ड है विच इज मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट, ये इसलिए लिखना है क्योंकि इससे रिलेटेड आप अपने पढ़ेंगे तो सारी बात, पर अपने एक छोटी सी बात यहाँ इग्नोर कर देंगे। हो सकता है गौर कर भी ले, बट शायद अपने इस चीज को भूल जाए। अपने ना प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करूं, उसमें पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब हमारे लिए तो मैजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और पूरे एक्ट के अंदर इन्होंने सिर्फ मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि प्रोटेक्शन ऑफिसर डीएम के अंडर होगा या सीजेएम के अंडर होगा या जेएम के अंडर होगा, ऐसा नहीं बोला है। मैजिस्ट्रेट वर्ड को इन्होंने डेफिनेशन क्लोज में डिफाइन कर दिया है, और जो हमको भी ध्यान रखना है, रीजन बताता हूं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्री के अंदर कि प्रोटेक्शन ऑफिसर विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब हमने तो सीधा पढ़ा होता है कि वो मैजिस्ट्रेट के अंडर होगा। अब हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैजिस्ट्रेट कौन सा, हमने तो इतना पढ़ा था मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट वर्ड यहां बताया है कि मैजिस्ट्रेट एक्चुअली में वर्ड जो है, जो पूरे एक्ट के अंदर यूज हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो मैजिस्ट्रेट वर्ड का मतलब है, पहली चीज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। दूसरी बात, मैजिस्ट्रेट जो है
एक्सरसाइज करना चाहिए jurisdiction in area where respondent reside, where applicant reside, or where domestic violence alleged to take place. लो भाई, अब अपने इस पे से यहां से अपने से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मैजिस्ट्रेट कौन होता है। हम लिख देंगे मैजिस्ट्रेट का यहाँ मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो उस एरिया के अंदर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है या उस एरिया के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन है जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है या जहां पे एप्लीकेंट रहता है या जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब इसको ना वो अपने से दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके अंडर काम करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। किसके अंडर, जुडिशियल या मेट्रो। तीन ऑप्शन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि भाई एप्लीकेंट सॉरी एग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन डाल सकता है मैजिस्ट्रेट को, कौन से मैजिस्ट्रेट को डालेगा, उस मैजिस्ट्रेट को जहां पे रेस्पोंडेंट रहता है, उस मैजिस्ट्रेट को जहां पे एप्लीकेंट रहता है, या फिर उस मैजिस्ट्रेट को जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबव। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर सपोज भाई अगर मान लो ये एप्लीकेंट है, ये रिस्पोंडेंट है और डीवी, अगर मान लो एप्लीकेंट रहने वाला है जयपुर का, रिस्पोंडेंट रहने वाला है कोटा का, और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है दिल्ली के अंदर, तो जयपुर वाले मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, कोटा वाले के पास भी पावर है, दिल्ली वाले के पास भी पावर है जिसको एप्लीकेशन डाली जा सकती है। अब ऐसे वो अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो एप्लीकेशन है वो किसको डाली जाएगी। तो अपने ने तो नॉर्मली चीजें पढ़ी होती हैं, एप्लीकेशन वाले में हम सिंपल बोल देते हैं भाई एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को डाली जाएगी, पर वो जब हमसे घुमा के पूछता है भाई एप्लीकेशन कौन से मैजिस्ट्रेट को डाली जाएगी, तब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। वो मैजिस्ट्रेट जो जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है, जहां पे एप्लीकेंट रहता है, या जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इन तीनों के पास पावर होती है। तो एप्लीकेशन तीनों को डल सकती है, जहां पे एप्लीकेंट रहता है, जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है, या फिर जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। इन तीनों में से किसी भी एक को आप डाल सकते हो। अगर तीनों की जगह ही एक है तो अलग मैटर है, पर अगर तीनों की अलग अलग जगह है तो फिर आप किसी भी एरिया में या किसी भी मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन डाल सकते हो। कोई भी डाउट इस बात के अंदर किसी भी तरीके का। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, मैजिस्ट्रेट कौन है, मैजिस्ट्रेट का सेक्शन क्या है, ये भी बनता है। और उसके अलावा दो क्वेश्चन जो और बनते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके अंडर काम करता है, एंड दूसरा एप्लीकेशन किसको डलती है। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरीके की। ठीक है, अब अपने आते हैं, एक क्वेश्चन है, आप बताना इसमें क्या होगा। एक मैजिस्ट्रेट है जिसका नाम है एबीसी, ये रहने वाला है, मैजिस्ट्रेट रिसाइड करता है जयपुर में। ओके, एप्लीकेंट जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जिसने एप्लीकेशन डाली है, जो एप्लीकेंट है या जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो रिसाइड करता है इन जोधपुर। ये अपने हस्बैंड के साथ, ये जो एप्लीकेंट है ये अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी इन उदयपुर, जहां पे डीवी एक्ट होता है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ओके, हस्बैंड जो है वो रहने वाला है
लेट्स टॉक अबाउट, वी हैव डन दिस जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा का। ओके, आपसे पूछा जाता है कि अगर ये एप्लीकेंट अब एप्लीकेशन डालना चाहता है तो ये किस कोर्ट में, कहाँ की कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। मैजिस्ट्रेट है एक एबीसी, वो रहने वाला है जयपुर का, एप्लीकेशन रहने वाला है या एग्रीव्ड पर्सन रहने वाला है जोधपुर का, वो एग्रीव्ड पर्सन अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी उदयपुर जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, हस्बैंड रहने वाला है कोटा का। तो डीवी एक्ट के अंदर अगर उनको एप्लीकेशन डालनी है तो वो कौन सी कोर्ट में जाए, जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, कोटा की। जोधपुर और उदयपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ओके, जो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, तीनों में से किसी भी एक कोर्ट में। ओके दिनेश जी, हमने जयपुर क्यों किया भाई? जयपुर तो मजिस्ट्रेट का रहने की जगह है ना, हमको मजिस्ट्रेट के रहने की जगह से क्या लेना देना। हमारे लिए तो ऑप्शन ये होनी चाहिए कि जहां पे एप्लीकेंट रहता है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, या जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है। हमारे लिए तो यही होना चाहिए ना, या तो जोधपुर में कर दो, या कोटा में कर दो, या फिर उदयपुर में कर दो। जयपुर तो हमारे लिए बनता ही नहीं है। यस। टेम्परेरी रेजिडेंस कोटा इज परमानेंट। नहीं, देखो क्वेश्चन पढ़ो। अपने को पहली लाइन में बोल रहा है कि भाई एक मैजिस्ट्रेट है एबीसी जो रहने वाला है जयपुर का। फिर वो बोलता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है जिसके अंदर एग्रीड पर्सन रहने वाला है जोधपुर का। जो एप्लीकेंट है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ वहां वो हुआ है उदयपुर में, और हस्बैंड रहने वाला है कोटा का। हमको इस चीज से क्या लेना देना कि मैजिस्ट्रेट कहाँ रहता है। मैजिस्ट्रेट जहां रहता है उसकी तो जुरिस्डिक्शन बनेगी नहीं ना, कि मैजिस्ट्रेट कहाँ रहता है वहां एप्लीकेशन डलेगी। उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप ये कह सकते हो कि हाँ ये टेम्परेरी रेजिडेंस था, ये परमानेंट है, यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, यहाँ पे ये रहने वाला है यहाँ का। जोधपुर, कोटा, उदयपुर कर सकते हो। जयपुर का तो फैक्ट ही अलग है कि मैजिस्ट्रेट रहने वाला है जयपुर का, ना एप्लीकेंट रहने वाला, ना रिस्पोंडेंट रहने वाला, है ना। ओके, चलो जी। अब अपने हो गए मैजिस्ट्रेट, MNOP। पी पे कुछ भी है क्या? प्रोटेक्शन ऑफिसर है, नॉट नॉट वेरी बिग, उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया है। देन वी हैव PR। अब आ जाओ रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट ये इंपॉर्टेंट है। रिस्पोंडेंट टू क्यू, रिस्पोंडेंट टू क्यू। रिस्पोंडेंट के बारे में भी एग्रीव्ड पर्सन से कुछ अलग नहीं किया इन्होंने, वैसे का वैसा ही लिखा। जैसे एग्रीव्ड पर्सन ने नहीं बोला कि भाई वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहना होना चाहिए एग्रीव्ड पर्सन के साथ, उसके खिलाफ रिलीफ मांगी होनी चाहिए डीवी एक्ट के अंदर, और वो एडल्ट मेल होना चाहिए। तीन बातें बोली उन्होंने कि भैया एडल्ट मेल होना चाहिए रिस्पोंडेंट, और वो जो है एग्रीड पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए, और तीसरी बात उसके खिलाफ एप्लीकेशन होनी चाहिए या फिर उसके खिलाफ रिलीफ होना चाहिए। दैट इज रिस्पोंडेंट। उसको हम बोलते हैं कि इस एक्ट के अंदर रिस्पोंडेंट वो है। तो रिस्पोंडेंट कौन होता है? जनरली तो सीधी सी बात, रिस्पोंडेंट का मतलब ही यही होता है, पर्सन अगेंस्ट अगेंस्ट होम रिलीफ सॉट अंडर दिस एक्ट। एक तो यही बात हो गई, वो बंदा जिसके खिलाफ इस एक्ट में एप्लीकेशन आई है, रिलीफ मांगी गई है। दूसरी बात, ये जो एग्रीव्ड पर्सन है ये एडल्ट मेल होना चाहिए।
तीसरी बात, ये जो एग्रीड पर्सन है ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए विद एग्रीव्ड पर्सन, विद एग्रीव्ड पर्सन। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में चाहे एट टाइम ऑफ कंप्लेंट हो, चाहे एट टाइम ऑफ इंसिडेंट हो। सिंपल सी बात ये अभी क्या कहना चाहता है, पहले तो इसने ये बात बोल दी भैया रिस्पोंडेंट क्या होता है, वो बंदा जिसके खिलाफ कोई ना कोई रिलीफ मांगी गई है इस एक्ट के अंदर। बस दो बातें और होनी चाहिए, वो एडल्ट मेल होना चाहिए, मतलब रिस्पोंडेंट होने के लिए मेल होना जरूरी है। अभी तक ये ऐसी बात बोल रहा है, ध्यान देना इसके अंदर कि भाई रिस्पोंडेंट होने के लिए मेल होना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं एज पर दिस सेक्शन एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली अगेंस्ट मेल, मेल पर्सन, या रिलीफ सिर्फ मेल पर्सन के खिलाफ मांगी जा सकती है। तीसरी बात कि भाई डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, वो तो बेसिक नेसेसिटी है इस एक्ट को लगाने की। तो ये कह रहा है रिस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आती है, और वो रिस्पोंडेंट मेल होना चाहिए, फीमेल है तो रिस्पोंडेंट नहीं होगा। ऐसा अभी तक ये कह रहा है इस बात को कि रिस्पोंडेंट जो है फीमेल नहीं होना चाहिए। अब अपने आ जाते हैं कि क्या रिस्पोंडेंट फीमेल हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, अगर तो हम डेफिनेशन की बात करें, वो तो इतनी सी बात बोल के हट जाता है कि भैया रिस्पोंडेंट मेल होना चाहिए, उसके खिलाफ एप्लीकेशन आनी चाहिए, और वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। पर हमको ये ध्यान रखना है कि नहीं, अब ये डेफिनेशन ये नहीं रही है। ऑल दो अमेंडमेंट नहीं हुआ है इस डेफिनेशन के अंदर कि भाई एक तो होता है ना अमेंडमेंट करके चेंज कर देते, वो नहीं हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने केस लो दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने केस लो दे रखा है, हीरालाल हरसोरा का केस लो दे रखा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है नहीं, आपकी हम दो बातें तो मानते हैं, वो पर्सन जिसके खिलाफ रिलीफ मांगा गया है, और हम ये बात भी मानते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, पर हम ये बात नहीं मानते कि एडल्ट मेल हो, नहीं मानते। रिस्पोंडेंट मेल, फीमेल, एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये बात रिस्पोंडेंट के अंदर बोली गई है। मेल, फीमेल, एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। तो अब अगर अब हम डेफिनेशन बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि रिस्पोंडेंट का मतलब है वो बंदा जिसके खिलाफ रिलीफ मांगी गई है इस एक्ट के अंदर। जो रिस्पोंडेंट है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए विद द एप्लीकेंट या एग्रीव्ड पर्सन। और तीसरी बात, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल, हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो मेल फीमेल कोई भी हो। हीरालाल हरसोरा का केस है। और यहीं से ये बात भी निकलती है कि एक जो क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है, घुमा के जो पूछा जाता है, वो बता देता हूं। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज नहीं, एज की बात नहीं है, एज तो रहेगा, एडल्ट, एडल्ट तो रहेगा, क्योंकि अगर एडल्ट नहीं है फिर वो जेजे एक्ट लग जाएगा ना। एडल्ट तो रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन को जो अपने से घुमा के पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर मदर इन लॉ, whether mother-in-law can file complaint against daughter-in-law अंडर डीवी एक्ट। ठीक है, अंडर डीवी एक्ट ये क्वेश्चन अपने से ऐसे पूछा जाता है। अब अपने यहाँ क्या चल, अपना दिमाग क्या जाता है कि मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भैया मदर इन लॉ जो है वो, जस्ट मिनट, कोई एक मिनट है, किसका बार बार फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सत श्री अकाल अंकल जी, क्लास करा रहे थे अंकल।
रियली सॉरी यार, कॉल बार बार आ रहा था तो मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सॉरी। चलो भाई दोबारा आते हैं। रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का सिंपल सा मतलब है वो बंदा जिसके खिलाफ रिलीफ मांगी जाती है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। अगर हम डेफिनेशन वाला एरिया निकालें वहां तो ये बोलते हैं कि रिस्पोंडेंट मेल होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। पर अगर हम केस लॉ की बात करें, जिस केस लॉ ने इस मामले को चेंज कर दिया, उसने कहा नहीं, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव वो भी रिस्पोंडेंट हो सकता है। सिंपल सी भाषा में बोले, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के खिलाफ कंप्लेंट करती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कंप्लेंट रहेगी। क्यों? मदर इन लॉ एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड फीमेल होनी चाहिए, और जो रिस्पोंडेंट है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। डॉटर इन लॉ फीमेल है, मेल है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंप्लेंट चलेगी। एक। दूसरा, वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं किया। वाइफ ने, मान लो हस्बैंड का रिलेटिव इज लाइक मदर के, मतलब अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ केस कर दिया, और वहां बोलते हैं सर इसने हस्बैंड के खिलाफ तो डीवी का नहीं केस किया, इसने डायरेक्ट मदर इन लॉ के खिलाफ क्यों कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको अधिकार देता है। रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, इवन सिर्फ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। भाई हस्बैंड के खिलाफ केस ना करके रिलेटिव के खिलाफ कर दिया है। ये अपना एक जिस्ट है। तो ये अपने को इस तरीके से ही समझना है कि भैया रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ रिलीफ मांगा गया है, और वो जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, या सिर्फ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया, सिर्फ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ये इसके अंदर ये बात है। अब ये अपने से डायरेक्ट पूछ ले कि रिस्पोंडेंट कौन है, तब भी अपने को ऐसे ही लिखना है। अगर ये अपने से घुमा के पूछ ले, जो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डीवी एक्ट में अगर पिछली बार ये क्वेश्चन बना है कि क्या लिव इन रिलेशन को डीवी एक्ट लगेगा, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके का, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो वहां ये कंसेप्ट लगाना कि ये बात कर रहा है कि एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन है वो एग्रीव्ड पर्सन है, जो रिस्पोंडेंट है वो मेल फीमेल में से कोई एक है, तो क्या ये एप्लीकेशन, क्या ये कंप्लेंट चल सकती है? तो ये कंसेप्ट लगाना। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरीके का, तो यहां पर ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दे देना। तो अब अपने ने ऑलमोस्ट अपने ने चीजें ये कवर कर ली हैं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन वाली बात हमने पढ़ ली, इनडायरेक्ट पढ़ ली हमने। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जहां जहां से अभी तक हमने जो पढ़ा है, कहां कहां से बन सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनना मुश्किल है, बट फिर भी बन सकता है, पर वो आप प्रेडिक्ट कर जाओगे, आप समझ जाओगे उसको। जो वो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्या एग्रीड पर्सन सिर्फ फीमेल हो सकती है, आप समझ जाओगे। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है? लिव इन रिलेशनशिप वाला, कि क्या लिव इन रिलेशनशिप कोई एक्ट लगता है या नहीं, वो कंसेप्ट हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप से निकालेंगे। ओके, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। रिस्पोंडेंट के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच इज कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है क्या? वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ ना कंप्लेंट करके सिर्फ मदर इन लॉ के खिलाफ किया, या सिर्फ फादर इन लॉ के खिलाफ किया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? ओके, इसके ऊपर दो तीन केस लॉ है, सब में एक ही बात बोली गई है। हीरालाल हरसोरा का केस है, वांखड़े का केस है, ठीक है, ये दो तीन केस लॉ है, वो अपने नोट्स में हो जाएंगे। अब इसको हटा के सिर्फ केस लॉ का नाम लिखे, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। दिस इज रिस्पोंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, फिर अपने आते हैं अपना लास्ट वर्ड विच इज शेयर्ड हाउस होल्ड। आज का अपने लास्ट रखेंगे, अपने चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ओके, आज का लास्ट होगा शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड भी हमसे केस लो पूछा जा सकता है, पर वो भी डायरेक्ट होगा, आप प्रेडिक्ट कर जाओगे। केस लो ये हो सकता है कि क्या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है।
चलो जी, अब अपने आगे चलते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड। अब आते हैं हमारे शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड का जो एक बेसिक मतलब है वो तो ये है, वो घर या वो हाउस होल्ड जिसके अंदर एग्रीव्ड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट lives or has lived in domestic relationship, lives or has lived in domestic relationship। ये इतनी सी बात है हाउस होल्ड का मतलब, वो घर जिसके अंदर ये दोनों लोग या तो अभी भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं या कभी रहे हैं, वो शेयर्ड हाउस होल्ड होता है। अब उस घर से रिलेटेड चाहे तो इन दोनों का कोई अधिकार बनता हो, चाहे तो एनी वन ऑफ हैव एनी वन हैज एनी राइट, चाहे घर ऐसा है जो दोनों ने खरीद रखा है या किसी एक ने खरीद रखा है, चाहे तो घर ऐसा है कि दोनों ने किराए पे ले रखा है, जॉइंटली किराए पे ले रखा है, क्या किसी एक ने किराए पे ले रखा है। और उसके साथ एक और कंसेप्ट जहां से हमारा केस लॉ बनता है कि वो घर जो प्रॉपर्टी है ऑफ जॉइंट फैमिली ऑफ रिस्पोंडेंट, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। अब देखो, शेयर्ड हाउस होल्ड में हम ये बात तो मान गए कि भाई वो घर जिसके अंदर ये दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं या रह रहे थे, वो घर चाहे घर दोनों ने किराए पे ले रखा था, किसी एक ने किराए पे ले रखा था, दोनों ने खरीद रखा था, किसी एक ने खरीद रखा था, या फिर हम ये बोलो कि उस घर से रिलेटेड दोनों का कोई अधिकार बनता है या फिर किसी एक का अधिकार बनता है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी है, दैट इज हम ये बोल देते हैं कि वो है आपका शेयर्ड हाउस होल्ड। अब आते हैं उसके अलावा जो एक और चीज है, और वो चीज ऐसी क्यों लिखी गई है, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड एग्रीव्ड पर्सन का एक अधिकार होता है, एग्रीव्ड पर्सन का एक अधिकार होता है विच इज राइट टू रिसाइड, राइट टू रिसाइड, कि भाई एग्रीव्ड पर्सन का अधिकार है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है, वो हस्बैंड को या फिर जो भी और लोग हैं रिस्पोंडेंट है उसको बाहर निकाल सकती है और खुद अपना वहां रह सकती है। इसीलिए यह भी बोला गया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर जो रिस्पोंडेंट की जो जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली मतलब जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसिस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है वो भी आती है। तो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आती है। उससे रिलेटेड भी जो एप्लीकेंट है या जो एग्रीव्ड पर्सन है वो राइट टू रिसाइड क्लेम कर सकते हैं। दिस इज शेयर्ड हाउस होल्ड एज ऑफ नाउ। यस, कोई भी डाउट इन शेयर्ड हाउस होल्ड? ठीक है, अब एक बार अपने इसको दोबारा देख लेते हैं, दोबारा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि फिर केस लॉ की बात है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब वो घर जिसमें दोनों लोग रहते हैं, घर चाहे दोनों में से किसी ने भी खरीद रखा हो, किसी एक ने खरीद रखा हो, कुछ भी हो, उस घर के अंदर जो रिस्पोंडेंट साइड की बात है, एग्रीव्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, रिस्पोंडेंट साइड की जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब उसके बाप की, उसके दादा की, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है वो भी इंक्लूडेड है। तो मतलब मान लो उसने खरीद नहीं रखा है, उसका कोई अधिकार नहीं है, पर उसके पापा की प्रॉपर्टी है, तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड है।
पर वहां पर एक केस उठा कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी मानोगे? भाई फॉर एग्जाम्पल जो हस्बैंड वाइफ का केस है, हस्बैंड और वाइफ कौन से घर में रह रहे हैं? वो घर जो हस्बैंड के फादर का है, और वो उन्होंने खुद कमाया है, खुद बनाया है, क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी क्या? क्योंकि वो तो यही बोला जाएगा कि भाई रिस्पोंडेंट के फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टी है, ये बोला जाएगा कि उसके फादर की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो लाइन है, इस लाइन का हमारा मतलब है कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो उसने खुद एक्वायर ना की हो, मतलब उसने खुद अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से ना बनाई हो। जैसे यहां पर मामला उठा, हस्बैंड के फादर की है, फादर कहता है मुझे मेरी प्रॉपर्टी दो, आपका क्या अधिकार बनता है इस पे? वो कहते हैं नहीं, हमारा अधिकार बनता है। मान लो वाइफ कह देती है अब आप मेरे को नहीं निकाल सकते हो, मेरा अधिकार है, आई हैव द राइट टू रिसाइड ऑन शेयर्ड हाउस होल्ड। तो वो बोलेगा भैया राइट टू रिसाइड है आपका शेयर्ड हाउस होल्ड पे, पर उस प्रॉपर्टी पे है जिस प्रॉपर्टी पे या तो इस लड़के का कोई अधिकार बनता हो, या फिर वो प्रॉपर्टी जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने खुद कमाई है। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मेरे भी बाप ने मुझे दी होती, और बाद में आप बोलते कि मैंने नहीं कमाई है, ये एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं आएगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो अगर आपसे ये आता है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई हस्बैंड वाइफ रह रहे थे प्रॉपर्टी के अंदर, बाद में हस्बैंड वाइफ में कोई विवाद हो जाता है, तो हस्बैंड वाइफ को बाहर निकाल देता है। अब वो शेयर्ड हाउस होल्ड तो है ही, दोनों एक साथ रह रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी हस्बैंड के फादर की है, ओके जी। वाइफ क्लेम करती है राइट टू रेजिडेंस कि मुझे मेरे उस घर को वापस दो, मैं तो वहां रहूंगी, तुम लोग बाहर निकलो, ओके। जो हस्बैंड का जो फादर है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है। प्रॉपर्टी किसकी थी? फादर की। प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है। प्रॉपर्टी उसने खुद कमा के खुद बनाई है, खुद खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी उसके बाप ने नहीं दी है या उसके बाप दादाओं ने नहीं दी है, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हस्बैंड का फादर उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना होके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं आएगी। फादर लेना चाहता है जाएगा, वाइफ जो है वो किसी भी तरह की राइट टू रेजिडेंस, किसी भी तरह का क्लेम उस प्रॉपर्टी पर नहीं ले सकती है। दिस इज शेयर्ड हाउस होल्ड और इसका एक केस लॉ। कोई भी डाउट किसी भी तरह से? केस लॉ का लिखे, ये केस लॉ है नीतू मित्तल का, कांता मित्तल, ये केस लॉ है, ओके। दिस इज शेयर्ड हाउस होल्ड। वैसे शेयर्ड हाउस होल्ड में दो केस लॉ है, एक तो बत्रा का केस लॉ है, एक ये केस लॉ है। कोई भी डाउट किसी भी तरह से? दिस इज अबाउट ऑल एंड ऑल अबाउट शेयर्ड हाउस होल्ड। ओके, तो डेफिनेशन क्लॉज हमारा खत्म होता है। नोट्स आपके इसको मिले हुए हैं, पर फिर भी थोड़े इसको और अच्छे से एडिट करके मिल जाएंगे विद दिस केस क्लॉज एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसके साथ, तो आप उसको थोड़ा एक बार देख लेना। तो डीवी एक्ट अपना एक बार यहीं रखते हैं, मंडे को अपने इसकी आगे की क्लासेस करेंगे, हार्डली 3 एक क्लासेस में हम खत्म कर देंगे, ओके। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। वो ना प्रिया जी, वो नोट्स ना इन्होंने मेरे को लगता है वैसे ही अपलोड कर दिए होंगे, मैंने वो नोट्स देखे भी नहीं है अभी तक। तो अगर हिंदी में नहीं आए हैं तो मैं अभी इसको करवा के और भिजवा दूंगा, ओके। अभी तो नहीं हो पाएगा, सॉरी, अभी तो वो उसमें लगे हुए हैं, ये सीपीसी और पोक्सो जो भी पेंडिंग लॉज है ना उसके अंदर। तो संडे तक या फिर कल तक शाम को आपको डीवी के प्रॉपर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, हिंदी में आपको मिल जाएंगे। वो आज वाले ही ऐसा हुआ होगा, हिंदी में नहीं होंगे, अदरवाइज
हिंदी में होते हैं नोट्स। ओके, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना, एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लेना जब ये अपलोड होंगे दोबारा से। फिर उसके बाद कोई भी डाउट हो तो बताना, अपने डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास ऑफ कर दे फिर अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।